दोस्तों, आप लोग का स्वागत है बिहार कंपटीशन पे। आज से जो भी वीडियो अब आने वाला है, ठीक है, चाहे वो हिस्ट्री का होगा या फिर साइंस का होगा, तो वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है 71वीं बीपीएससी के लिए। उसके पीछे कारण ये है कि अब हम उस टॉपिक को ज़्यादा टारगेट करेंगे जहाँ से आपको सवाल बनेगा, ठीक है। तो निश्चित रूप से एक एक टॉपिक को आपको देखना है और किसी भी टॉपिक को मिस नहीं करना है, ठीक है। देखिए, पूर्व में मेरे द्वारा आपको बहमनी साम्राज्य तक हम करवा दिए हुए हैं, ठीक है। बहमनी साम्राज्य तक करवा दिए हैं, विजयनगर हो गया हुआ है। आपको बाबर का एंट्री भारत में कैसे होता और मुग़ल एम्पायर का स्थापना कैसे होता वो भी करवा दिए हैं। मुग़ल एम्पायर में अभी आपको अकबर बचा हुआ है, जहांगीर बचा हुआ, शाहजहां बचा हुआ है और औरंगजेब बचा हुआ, ठीक है। तो उसका भी कल होगा तो वो वीडियो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, मगर आज हम लोग देखने वाले हैं मराठा, ठीक है। द राइज ऑफ मराठा। देखो, मराठा को इम्पोर्टेंस इस टॉपिक को इसलिए भी देना है, पिछला वीडियो हमको लगता है कि बाबर और शेर शाह सूरी वाला था, ठीक है। शेर शाह सूरी, तो शेर शाह सूरवंश भी करवा दिए हैं, उसमें हुमायूं करवा दिए हैं। और बाबर और राणा सांगा पे ऑलरेडी हम एक वीडियो बनाए हुए हैं, आप इसी चैनल पे जाके देखिएगा, मिल जाएगा। और कल जो हम वीडियो दिए हुए थे मुग़ल एम्पायर वर्सेज शेर शाह सूरी, तो उसमें भी हम करवा दिए, ठीक है। तो वो सारा टॉपिक क्यों बता रहे हैं, वो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वो करंट में था, ठीक है। राणा सांगा को भारत में बुलाने को लेके आपको उत्तर प्रदेश में सपा पार्टी के एक नेता थे, ठीक है, उनके द्वारा टिप्पणी किया गया हुआ था। तो इस कारण से क्या हुआ कि राणा सांगा और बाबर चर्चा में थे। इसके अलावा आपको ये जो है मराठा, तो मराठा इम्पोर्टेंट इसलिए होता है कि हाल फिलहाल में एक फिल्म आया हुआ था, ये फिल्म छावा, ठीक है। तो फिल्म छावा निश्चित रूप से आप लोग देखे होंगे, ठीक है, और नहीं देखे हैं तो देखिएगा। देखने के लिए इसलिए हम बोल रहे हैं कि इसके पीछे दो कारण हैं। एक तो इतिहास को कोशिश किया गया है सही रूप में दिखाने का इसमें, मगर फिर भी फिल्म है तो थोड़ा बहुत उसमें क्या होता है कि थोड़ा बहुत उसमें बदलाव हो ही जाता है। तो फिल्म छावा को लेके भी मुग़ल एम्पायर और मराठा एम्पायर इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके एग्ज़ाम के लिए, और यहाँ से आपको सवाल निश्चित रूप से बनेगा, ठीक है। तो औरंगजेब पे तो ऑलरेडी हम मध्यकालीन भारत के इतिहास में करवाए हुए हैं, मगर फिर भी आपको हम स्पेशली औरंगजेब पे हम एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है। और आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, मराठा, ठीक है। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। देखो, फिल्म छावा जब जो आया तो बहुत नेशन वाइड क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा वो चर्चा में था, ठीक है। तो इस कारण से क्या होता कि मराठा एम्पायर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता। देखो, मराठा के बारे में शिवाजी से हम चालू करें उससे पूर्व कुछ चीज़ जानना जरूरी है, ठीक है। जरूरी ये है कि मराठा एम्पायर का उत्कर्ष का बात करेगा तो इसके बारे में विभिन्न विचार हैं, ठीक है। और जो भी राइटर हैं, लेखक हैं या इतिहासकार हैं, तो उसके बारे में कई बार पूछा जाता रहता है। तो आप साथ में क्या कीजिएगा, इतिहासकार को भी आप राइट डाउन करते जाइएगा, ठीक है। तो मराठा का उत्कर्ष, ठीक है। मराठा उत्कर्ष में थोड़ा सा इसका हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड जान लेते हैं ताकि चीज़ों को क्या हो, समझने में आसान हो, समझ गए। चलिए, तो देखो, एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है ग्रांट डंप, ठीक है। तो ग्रांट डंप के द्वारा ये बोला गया हुआ है कि मराठा एम्पायर जो है वो उसका उदय किस प्रकार से हुआ है। जैसे कि जंगलों में क्या होता है कि सूखी पत्तियां रहती है तो उसमें आग लगता है, तो आग लगता है तो अचानक सा क्या होता है कि बहुत सारे क्षेत्र को वो प्रभावित कर देता है। और बहुत सारे क्षेत्र को ही केवल प्रभावित नहीं करता बल्कि क्या होता है कि उसकी आग की जो
लपट होती है वो ज़्यादा दूर तक होती है, साथ में उसका तपन जो होता है वो भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को लेके क्या हुआ कि ग्रांड डंप बोले हैं, मगर कई इतिहासकार हैं जो क्या करते हैं, ये जंगल पर लगने वाली आग वाले विचारधारा को क्या करते हैं, वो नकारते हैं। ठीक है, कुछ इतिहासकार के बारे में और भी देख लेते हैं, जैसे कि कुछ कुछ राष्ट्रवादी इतिहासकार हुए। तो राष्ट्रवादी इतिहासकार में जैसे कि एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है महादेव गोविंद रनाडे। ठीक है, महादेव गोविंद रनाडे। ठीक है, तो इनके द्वारा ये विचार दिया गया हुआ है कि मराठा का उत्कर्ष क्या हुआ, कि मराठा का उत्कर्ष एक राष्ट्रीय जागरण के रूप में ये लोग देखते हैं। ठीक है, और इसमें आपको हिंदू वाला एंगल भी जोड़ा जाता है कि एक हिंदुत्व का चेहरा के रूप में, ठीक है, मराठा एम्पायर को जोड़ा जाता है। ठीक है, सेफरन कलर का, भगवा कलर का जो पताका देखते हैं, तो उसको कहीं न कहीं क्या किया जाता है, न केवल हिंदुत्व से जोड़ा जाता है बल्कि क्या होता है कि आपको मराठा एम्पायर से भी जोड़ा जाता है। कई बार कहीं पे क्या होता होगा कि गाना वाना सुनते होंगे तो उसमें एक शिवाजी महाराज वाला गाना सुनते होंगे। ठीक है, गाना तो है नहीं मेरे पास कि हम आपको बजा के सुना दें। तो उस प्रकार का क्या हुआ कि इस प्रकार की चीज़ों को भी क्या किया गया, यहाँ पे बताने की कोशिश की गई। ठीक है, मगर इन सभी चीज़ के अलावा वास्तविकता देखिएगा तो वास्तविकता ये भी था कि मुग़ल एम्पायर का भी एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा हो गया था। ठीक है, लगभग संपूर्ण भारतवर्ष कह सकते हैं। ठीक है, तो मुग़ल एम्पायर का एक्सपेंशन हुआ था। तो आपको हम एमबीटी के बारे में पढ़ाए हुए थे, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। तो मुग़ल एम्पायर का भी क्या था कि मुग़ल एम्पायर भी आपको साउथ वाले क्षेत्र में भी, दक्कन वाले क्षेत्र में भी ये अपना प्रसार किया। तो अब दिल्ली से क्या होगा कि दिल्ली से जब आप कन्याकुमारी को कंट्रोल करने का कोशिश कीजिएगा या फिर क्या होगा कि विशाखापट्टनम को कंट्रोल करने का कोशिश कीजिएगा, तो जो प्रभाव दिल्ली से आना चाहिए था वहाँ पे वो नहीं आ पाएगा। ठीक है, रास्ते में क्या होता है, रास्ते में आपको लॉस ऑफ एनर्जी होता है। लॉस ऑफ एनर्जी का तात्पर्य ये हो गया कि जिस हिसाब से आप दिल्ली में रूल रेगुलेशन को लागू करवा पाइएगा उस हिसाब से उस सुदूर वाले क्षेत्र में नहीं हो पाएगा। ठीक है, और उसके पीछे भी बहुत सारा कारण है। जब भी मौका मिलेगा, ठीक है, जब भी मौका मिलेगा और केंद्र का शासन क्या होगा, कमज़ोर होगा, तो जो स्थानीय लोग होंगे, जो स्थानीय सरदार होंगे, वतनदार होंगे, सिकदार होंगे, तो वो कोशिश क्या करेंगे, वो हमेशा इस कोशिश में रहते हैं कि वहाँ पे वो खुद का वर्चस्व स्थापित कर दे। ठीक है, और भौगोलिक कारण बहुत बड़ा कारण रहा है शुरू से। अलेक्जेंडर द ग्रेट का भी बात करेगा तो अलेक्जेंडर द ग्रेट भी क्या होता कि जब सिंधु वाले क्षेत्र में आते तो वहाँ पे उसका जो सेना वगैरह होता वो क्या होता है कि नदियों को पार करने से मना कर देता और फाइनली वहाँ से क्या होता है, वो लोग गिव अप करके वापस चला जाता। तो भौगोलिक परिस्थिति बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जर्मनी के द्वारा जब क्या होता है कि रसिया में आक्रमण किया जाता है, आप लोग को पता होगा कि नहीं होगा, फिर भी हम आपको बता देते हैं कि आप अक्सर हिटलर का नाम सुनते होंगे। ठीक है, कि हिटलर बहुत ज़्यादा क्या था, तानाशाह था। ठीक है, मगर कहा यह जाता है कि हिटलर खुद को गोली मार लिया और सुसाइड कर लिया। उसके पीछे कारण क्या था कि उसको डर था किससे, स्टालिन से। ठीक है, और ये स्टालिन कौन है, ये स्टालिन रसिया का था। ठीक है, वो उसके बारे में कहा जाता है वो इतना ज़्यादा खतरनाक था, इतना ज़्यादा खतरनाक था कि जिसके डर से हिटलर क्या करता है, खुद के घर में स्वयं को गोली मार देता। ठीक है, तो वहाँ पे भी कारण यही था कि रसिया का जो ठंड वाला प्रदेश था उस प्रकार का आपको जर्मनी में होता नहीं, तो भौगोलिक बहुत बड़ा कारण होता। ठीक है, तो सेम कारण आपको मराठा में भी मिलेगा। तो जो भौगोलिक स्थिति थी, ठीक है, जो भौगोलिक स्थिति थी, तो एक तो ये कारण था। ठीक है, दूसरा जो मुग़ल एम्पायर था, तो मुग़ल एम्पायर में क्या हो रहा था कि वहाँ के जो स्थानीय प्रशासक थे उनको आपस में क्या हो रहा था कि आपस में ही संघर्ष हो रहा था। ठीक है, वर्चस्व का लड़ाई उन लोगों का चल रहा था। इसके अलावा देखिएगा कि जो महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र में महाराष्ट्र धर्म, देखो महाराष्ट्र धर्म के बारे में हम ऑलरेडी
मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम पढ़ाए हुए हैं महाराष्ट्र धर्म के बारे में। तो ये हो गया। उसके अलावा महाराष्ट्र धर्म में संतों का भी क्या होता है कि संतों का भी आपको वर्चस्व होता है। तो ये सारा चीज़ क्या होता है कि ये सारा चीज़ आपको धीरे धीरे इसका मराठा उत्कर्ष का पृष्ठभूमि तैयार करता है। इसके अलावा जो मराठा भाषा है, देखो भाषा के बारे में हम अक्सर बोलते हैं कि जिस आदमी को अपने स्थानीय भाषा से प्रेम नहीं होगा तो वो क्षेत्र का कभी उदय नहीं होगा और अक्सर वो क्या होगा, टूटेगा। चाहे पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान का विभाजन का बात कीजिए तो वहाँ पे भी भाषा बहुत बड़ा कारण था। रसिया जो यूएसएसआर का डिवीज़न हुआ तो उसमें भी आपको भाषा बहुत बड़ा क्या था, कारण था। तो ठीक है, तो ये सारा कारण था जिस कारण से क्या होता है कि मराठा का आपको राइज होता है, समझ गए। इसके अलावा आपको हिंदू पुनर्जागरण का भी विचार आता है, ठीक है, हिंदू पुनरुद्धार, ठीक है। तो हिंदू पुनरुद्धार, तो देखो किसी भी चीज़ को यदि स्वयं के अधीन करना हो ना तो कुछ मत करो, उसमें धार्मिक एंगल जोड़ दो, ठीक है। उसके बाद लोगों से जो करवाना करवाओ, लोग धर्म के नाम पे करने के लिए क्या होगा, हमेशा तत्पर रहेगा, ठीक है। तो मराठा उत्कर्ष में हिंदू पुनरुत्थान का क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आया। इसमें आपको एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है यदुनाथ सरकार, ठीक है, यदुनाथ सरकार। तो इनके द्वारा ये बोला जा रहा है कि शिवाजी के अधीन जो मराठा का उत्कर्ष हुआ, ठीक है, तो वो औरंगजेब का जो कट्टर नीति था, औरंगजेब का जो कट्टर नीति था हिंदुओं के प्रति, देखो इसको जस्टिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि औरंगजेब कट्टर था या नहीं था। औरंगजेब को यदि कट्टर आप साबित कीजिएगा तो एक सवाल ये भी उठ जाएगा कि औरंगजेब यदि कट्टर था तो फिर औरंगजेब ऐसा शासक था, मुस्लिम शासक, जिसके समय काल में सबसे ज़्यादा हिंदू जो था, हिंदू पदाधिकारी था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे विचारों का कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है, ठीक। तो आप ये अवश्य कह सकते हैं कि औरंगजेब के द्वारा जो मुस्लिम मान्यता था उसको ज़्यादा क्या किया जाता था, उसको ज़्यादा समर्थन दिया जाता था। मगर दूसरी तरफ देखिएगा कि औरंगजेब के सरकार में सबसे ज़्यादा हिंदू कर्मचारी औरंगजेब के ही समय काल में था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा कि यहाँ पे आप पूर्णतः उसको एंटी हिंदू नहीं बना सकते, ठीक है। मगर उसके द्वारा जो किया गया कार्य तो उसके आधार पे क्या किया जाता, उसके आधार पे उसको ब्लेम किया जाता, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट, तो ये 3-4 कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा कुछ कुछ और भी मान्यता है। ये सारा चीज़ हम इसलिए बता रहे हैं ताकि क्या हो कि पृष्ठभूमि जब आपका क्लियर रहेगा तो किसी भी टॉपिक को आपको समझना क्या हो जाएगा कि आसान हो जाएगा, ठीक है। तो यदुनाथ सरकार जी के बारे में बता दिए। इसके अलावा जो छत्रपति शिवाजी महाराज रहते हैं, ठीक है, तो उनके बारे में ये बोला जाता है कि उनकी जो माता रहती है, ठीक है, उसकी माता का नाम क्या रहता है, उसके माता का नाम रहता है जीजाबाई, ठीक है। ये सब नाम याद रखिएगा, जीजाबाई, क्योंकि हम बार बार बोल रहे हैं। अभी जैसे कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के बारे में हम बार बार बोलते थे कि एग्जाम में आएगा। तो मराठा उत्कर्ष के बारे में हम बोल रहे हैं कि मराठा और मुगल एम्पायर में क्या नाम है कि औरंगजेब से और बाबर से सवाल निश्चित रूप से चाहे आने वाला जो भी एग्ज़ाम होगा वहाँ पे पूछेगा। और ख़ास करके स्टेट लेवल का पीसीएस होगा, चाहे किसी भी स्टेट का हो, उत्तराखंड का हो, झारखंड का हो, बिहार, यूपी, राजस्थान, कहीं का भी हो। तो वहाँ पे क्या होगा कि जब भी कोई भी टॉपिक आपको नेशन वाइड क्या होगा अटेंशन गेन करेगा तो वहाँ से सवाल निश्चित रूप से पूछा जाता, ठीक है। तो शिवाजी महाराज की जो माता थी उसका नाम था जीजाबाई। तो उनके द्वारा बचपन से ही क्या हो रहा था कि शिवाजी महाराज को राष्ट्रभक्त का बात बताया जा रहा था, ठीक है। उसके अलावा जो योद्धा होते थे उनके बारे में बताया जाता था। तो ये सारा चीज़ उनके दिमाग में क्या हुआ कि शुरू से घर बना लिया, ठीक है। इसके अलावा इनका शिक्षा जो होता है तो इनका शिक्षा में उनके दादाजी थे, ठीक है, दादाजी जिनका नाम था कांडदेव, ठीक है। और साथ ही उसके जो गुरु थे, गुरु का नाम था रामदास, ठीक है। तो इन लोगों का क्या होता है, इन लोगों का विशेष प्रभाव पड़ता है और साथ ही क्या होता है इनको धार्मिक ज्ञान भी दिया जाता है। और जब भी क्या होगा किसी भी व्यक्ति को यदि आप क्या करेंगे रामायण और महाभारत
का यदि क्या करते हैं उसको ज्ञान देते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं क्या हो जाता है कि उसमें एक मेंटेलिटी बनता है कि वो हमेशा शुभ के तरफ बढ़ेगा। ठीक है, शुभ का मतलब क्या हुआ, शुभ का तात्पर्य यही होता है कि जहाँ पे कम से कम नुकसान हो और ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, बेनिफिट हो। बेनिफिट का मतलब व्यापार से बिल्कुल नहीं है। बेनिफिट का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का क्या हो, कल्याण हो, और कम से कम मिनिमम लोगों का क्या हो कि नुकसान हो। नुकसान का वैसे तो इसमें कॉन्सेप्ट है नहीं, फिर भी क्या होता है कि मैक्सिमम भलाई करना है तो कहीं न कहीं कई कई बार क्या होता है कुछ कुछ चीज़ें छूट जाता है। ठीक है, तो इनको बचपन से ही क्या किया जा रहा था, इनको बचपन से धार्मिक ज्ञान दिया जा रहा था। तो इनका प्रवृत्ति क्या हो रहा था, इनका प्रवृत्ति एक राष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र, महाभारत, ठीक है, इस प्रकार के चीज़ें आ रहा था। तो वहाँ पे धर्म स्थापना जैसा भी विचार आ रहा था। धर्म स्थापना का तात्पर्य ये हो गया कि धर्म से बिल्कुल मत मानिएगा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या फिर अन्य धर्म। धर्म का तात्पर्य वही होता है कि धर्म वो होता है जिसको धारण किया जा सकता है। ठीक है, धर्म वही है जो धारण करने योग्य है। तो धारण करने योग्य वही होगा जो शुभ होगा। ठीक है, तो उस प्रकार की धर्म का विचारधारा क्या होता है कि शिवाजी महाराज के अंदर आता है। तो जो औरंगजेब के द्वारा उस टाइम में जो भी क्या किया जा रहा था, कृत्य किया जा रहा था, बर्बरता किया जा रहा था, अत्याचार किया जा रहा था, तो उसके अगेंस्ट में क्या हुआ कि उसके अगेंस्ट में वो अपना आवाज़ को क्या करते हैं, बुलंद करते हैं। ठीक है, और देखिए अभी आपको बताया ही कि रामायण, महाभारत, इसका अध्ययन करवाया जाता था, इसका ज्ञान दिया जाता था। ठीक है, और साथ ही आपको हिंदू पुनरुत्थान वाली एक कॉन्सेप्ट आता है। और जब भी किसी चीज़ को आप धर्म से जोड़ दीजिएगा ना, तो फिर वो विश्व का सबसे ज़्यादा अच्छा और सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ हो जाता है। ठीक है, आज पहलगाम क्या होता है कि पहलगाम हमला जो हुआ, तो उसमें आप देख लीजिए कि ऑपरेशन सिंदूर होता। पाकिस्तान के द्वारा शुरू से क्या हो रहा है कि वो इस्लाम के आड़ में आके आपको क्या करता है कि ना केवल इस्लाम धर्म को क्या किया, वो बदनाम किया है, बल्कि क्या करता है कि उस चीज़ के आड़ में वो आतंक को भी फैलाता है। समझ गए? तो धर्म का जब भी कॉन्सेप्ट आएगा तो आदमी धर्म के नाम पे जिससे जो चाहे वो करवा सकता है। समझ गए? इसके अलावा आप महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में यदि जाइएगा, ठीक है, तो वहाँ पे साउथ में जाइएगा तो साउथ के बारे में हम जब धार्मिक आंदोलन के बारे में पढ़ा रहे थे मध्यकालीन भारत का इतिहास में, तो उसमें बताए थे कि दक्षिण भारत में आपको धर्म कोई भी, जैसे हिंदू धर्म है तो उसमें जाति का विभाजन का बात कीजिए तो समानता दो है। एक तो वो जो ब्राह्मण है और दूसरा गैर ब्राह्मण। जैसे कि आप उत्तरी भारत में आइएगा तो उत्तरी भारत में आपको हिंदू धर्म में जैसे कि ब्राह्मण मिल जाएगा, ठीक है, क्षत्रिय मिल जाएगा, वैश्य मिल जाएगा, शूद्र मिल जाएगा। अब उसके अंदर बहुत सारा कास्ट आता है। ठीक है, मगर उस प्रकार का कॉन्सेप्ट आपको साउथ में नहीं है। साउथ में समानता है, या तो आप ब्राह्मण हैं या फिर आप क्या हैं, गैर ब्राह्मण हैं। ठीक है, तो गैर ब्राह्मण, ठीक है, गैर ब्राह्मण हो, ब्राह्मण हो, गौ रक्षा हो, तो ये सारा चीज़ क्या हो गया, ये सारा चीज़ को लेके हिंदू धर्म वाला जो विचारधारा था वो धीरे धीरे क्या हो रहा था, सशक्त हो रहा था। ठीक है, तो हिंदू पुनरुत्थान की भावना भी आपको इसमें क्या होता है कि जुड़ जाता है शिवाजी महाराज के साथ। ठीक है, और कहता है कि जिस प्रकार का आप अपना विचारधारा समाज के सामने रखिएगा तो आपका क्या होगा कि डिमांड भी उसी प्रकार से हो जाएगा, लोग आपको उसी प्रकार से पहचानने लगेंगे या फिर चाहने लगेंगे। ठीक है, शिवाजी महाराज के द्वारा क्या किया जाता है, जो राजपूत है, तो राजपूत के बारे में भी जानते होंगे। ठीक है, राजपूत प्लस मराठा, जब राजपूत और मराठा यदि एक जगह हो जाए तो वहाँ पे हिंदुत्व का क्या होता है, हिंदुत्व का एक तरफ से आप संगम कहिए, आपको हिंदुत्व का सबसे सुंदर स्वरूप वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो राजपूतों से क्या करते हैं, राजपूतों से भी ये सहयोग लेते हैं, उनके साथ साठगांठ होता है, उनके साथ इनका क्या होता है, मेल मिलाप होता है, और इस प्रकार ये हिंदू वाला कॉन्सेप्ट जो है धीरे धीरे क्या होता है, उभर के आता है। दूसरी तरफ आपको औरंगजेब के बारे में बताएं कि औरंगजेब के द्वारा क्या किया जा रहा था, कि औरंगजेब के द्वारा हिंदुओं का दमन किया जा रहा था। ठीक है, देखो औरंगजेब जब पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि औरंगजेब कितना वास्तव में बुरा था या फिर वास्तव में कितना अच्छा था। ठीक है, तो औरंगजेब को यहाँ पे इतना ही रहने देते हैं, बस औरंगजेब के बारे में इतना ही जान लो
कि औरंगजेब के बारे में ये कहा जा रहा था कि जो हिंदू था तो हिंदुओं पे क्या किया जा रहा था कि औरंगजेब के द्वारा अत्याचार किया जा रहा था। ठीक है, तो ये सारा मामला क्या हो रहा था, ये सारा मामला धीरे धीरे बढ़ रहा था। और अब क्या होगा कि अब धीरे धीरे आपको पृष्ठभूमि तैयार हो रहा है और शिवाजी का अब क्या होगा कि शिवाजी का अब धीरे धीरे एंट्री होगा। ठीक है, तो मराठा के द्वारा क्या किया जाता है कि मराठा के द्वारा क्या किया जाता कि जो शिवाजी रहते हैं, ठीक है, शिवाजी, तो शिवाजी क्या करते हैं, जो जनता वगैरह को जो देखते हैं कि उनके साथ उत्पीड़न हो रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है, ठीक है, उनको बिना कारण क्या हो रहा है कि दंडित किया जा रहा है, तो इन सारे चीज़ को देख के वो क्या करते हैं उनके उद्धार के लिए, ठीक है, उनके उद्धार के लिए वो इस प्रकार का कॉन्सेप्ट चलता है कि शिवाजी महाराज जो है तो वो क्या है, वो देवी का क्या है, वरदान है। ठीक है, देवी का वरदान है। तो आपको बोले ना कि जब भी कोई भी चीज़ को आप शक्तिशाली बनाना चाहते हैं आप, या फिर उसको प्रभावशाली बनाना चाहते हैं, तो आप कुछ मत कीजिए, आप उसमें धर्म का एंगल जोड़ दीजिए, फिर आपको जितना तांडव करना कीजिए, कोई रोकने वाला नहीं रहेगा। ठीक है, और सब का सब क्या करेगा, आपको साथ भी देगा। तो शिवाजी महाराज के बारे में ये कहा जाने लगा कि वो देवी के वरदान है। तब लोगों में क्या होने लगा कि लोगों में उनके प्रति ट्रस्ट बढ़ने लगा। ठीक है, जब उनके प्रति लोगों में ट्रस्ट बढ़ने लगता है, एक चीज़ और देख लीजिए साथ में, उनके जो गुरु थे, ठीक है, उनके जो गुरु थे, गुरु का क्या नाम था, रामदास। ठीक है, ये सब नाम याद रखिएगा, पूछता रहता है। तो उनका गुरु जो थे रामदास, ठीक है, तो उनके द्वारा एक काव्य का रचना किया जाता है, काव्य का रचना किया जाता है जिसका नाम रहता है आनंदवन। ठीक है, आनंदवन भुवन, आनंदवन भुवन। तो इसमें चर्चा किया गया है, इसमें चर्चा ये किया कहा गया है कि ईश्वर जो होते हैं, जो भगवान होते हैं, जो प्रकृति है, जो ऑलमाइटी सुपर नेचुरल पावर है, वो क्या करते हैं, वो उन्हीं का मदद करते हैं जो व्यक्ति क्या हो, जो व्यक्ति गुणवान होता है। ठीक है, क्या होता है, गुणवान होता है, जो व्यक्ति क्या होता है, गुणवान होता है। तो शिवाजी महाराज के बारे में ऑलरेडी चीज़ें चल रहा था कि वो देवी का वरदान है, हिंदुओं का पुनरुद्धार करने के लिए आए हैं लोग, मतलब एक मसीहा के रूप में क्या होते हैं, मसीहा के रूप में वो उभर के आते हैं। ठीक है, तो ये सारा क्या हुआ कि ये सारा स्टोरी बना कि शिवाजी महाराज का क्या होता है कि वो उनका मतलब वो उभर के आते हैं, और यहीं से क्या होता है, यहीं से आपको मराठा शक्ति का उदय होता है, किसके रूप में, शिवाजी महाराज के रूप में। ठीक है, तो लिखिए मराठा शक्ति, मराठा शक्ति के उदय। तो मराठा शक्ति के उदय में आपको शिवाजी महाराज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, छावा के बारे में भी होगा तो हम बताएंगे, और जिसको ज़्यादा जल्दी होगा देखने का तो जाके देखना, एक वीडियो हम बनाए हुए हैं, औरंगजेब द ब्रिचुअल किंग करके कुछ करके होगा, जाके देखना उस पर। ठीक है, ये छावा मूवी का जो वो अक्षय खन्ना है ना, तो उसका तस्वीर लगा होगा उसमें, जो औरंगजेब का किरदार निभाया, तो जाके देखना, वहाँ पे हम एक्सप्लेन किए हैं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, शिवाजी महाराज के बारे में आपको बता ही दिए कि उनको शिक्षा किस प्रकार के पढ़ा है। ठीक है, उनकी माता का नाम क्या था, वो किस प्रकार का उसको ज्ञान दी, दादाजी के प्रभाव में वो कैसे हुए, गुरु रामदास थे तो उनके द्वारा किन किन विषयों का, किन किन धार्मिक ग्रंथों का उनको क्या किया गया, अध्ययन करवाया गया। तो ये सारा चीज़ होता है। तो शिवाजी महाराज के बारे में ये बोला जाता है कि वो चतुर थे। ठीक है, क्या थे, चतुर थे। उसके अलावा वो अच्छा क्या थे, राजनेता थे। ठीक है, चतुर थे, उसके अलावा क्या थे, वो अच्छा राजनेता थे। और उनके समकालीन ऐसी परिस्थितियाँ बन रही थी। ठीक है, परिस्थितियाँ बन रही थी कि जो मराठा वतनदार था, वतनदार, देखो क्या नाम है इसका, अकबर। ठीक है, तो अकबर के समय काल से ही क्या हो रहा था कि जो साउथ वाला क्षेत्र था वो प्रभावित था, और जब औरंगजेब का टाइम आता था चीज़ें और भी क्या होता, वर्ष हो जाता, और भी ज़्यादा बद से बदतर हो जाता। ठीक है, तो जो ये मराठा वतनदार थे उनमें
और जो मुगल एम्पायर के जो नुमाइंदे थे उनमें संघर्ष चल रहा था। ठीक है, तो इन सारे चीज़ को क्या हो रहा था, इन सारे चीज़ का डेवलपमेंट हो रहा था। उसके अलावा जो दक्कन का सुल्तान था, ठीक है, जो दक्कनी सुल्तान था उनमें और मराठा सरदारों में क्या हो रहा था कि आए दिन चीज़ें कई बार अच्छी रहती थी, कई बार बुरी हो जाती थी। तो दक्कनी सुल्तान और मराठा सरदार क्या कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि मैत्रीपूर्ण संबंध रहे। ठीक है, तो इस व्यवस्था के अधीन क्या होता है कि इस व्यवस्था के अधीन इसको थोड़ा हटाने दीजिए। जो आपको देशमुख होता है, देशमुख, ठीक है, देशमुख स्वतंत्र मराठा राज्य प्रांत बनना चालू हो जाता है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि यदि छोटा सा भी क्षेत्र यदि निकल जाए तो वो धीरे धीरे क्या होगा कि धीरे धीरे वो विस्तार करने का कोशिश करेगा। समझ गए? चलिए यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं। देखो एक चीज फिर से हम क्लियर कर देते हैं। मुगल एम्पायर का जिस हिसाब का जो प्रभाव था साउथ में, वो उतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं था। जो स्थानीय मराठा सरदार था, ठीक है, तो वो हमेशा से स्वाभाविक है वो स्वायत्त चाहता था। उसके अलावा जो वहाँ पे कुछ दक्कनी सुल्तान था, तो वो मराठा से क्या होता था, मुगल से उसको बनता नहीं था। तो नहीं बनता था तो क्या होगा कि दुश्मन का दुश्मन क्या होता है, दोस्त होता है। तो फिर वो क्या करने लगा कि मराठा को थोड़ा थोड़ा हेल्प करने लगा। तो क्या होता है कि जो देशमुख होता है, तो देशमुख एक स्वतंत्र मराठा राज्य के रूप में उभरता है। तो इसी में आपको एक नायक होते हैं जिनका नाम रहता है शिवाजी। तो शिवाजी क्या होते हैं, शिवाजी आगे बढ़ के आते हैं। तो फिर वहीं से क्या होता है कि वास्तव में जो मराठा साम्राज्य का बात करते हैं तो वो उसका क्या होता है, उसका उत्थान होता है। ठीक है, चलिए देखो, जो देशमुख था, तो शिवाजी क्या करते हैं कि वो देशमुख जिसको क्या होता कि जिसको स्वायत्त वगैरह उनको नहीं मिला हुआ था। साथ में क्या था कि जो जो बड़े बड़े जमींदार थे, ठीक है, बड़े जमींदार थे, तो इन लोगों को क्या हो रहा था कि ये लोग स्वयं को एज ए शासक देखना चाहता था और जो चीज़ हो नहीं पा रहा था। तो शिवाजी महाराज क्या करते हैं, शिवाजी महाराज धीरे धीरे इनको क्या करते हैं, इनको प्रभावित करते हैं। और प्रभावित ही नहीं करते हैं, साथ में क्या करते हैं, साथ में इसको स्वयं के अधीन भी कर लेते हैं। ठीक है, और यहीं से आपको क्या होता है कि यहीं से क्या होता है कि सैन्य बल का भी धीरे धीरे निर्माण होता है। ठीक है, सैन्य बल का क्या होता है कि निर्माण होता है। देखो कोई भी चीज़ क्या होता है कि धीरे धीरे ही करोगे तब जाके क्या होगा कि वहाँ पे सफलता मिलेगा। अचानक एक रात में चाहोगे कि रोमन एम्पायर खड़ा कर दे तो वो क्या होगा कि वो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, चलिए ये तो यहाँ तक हो गया। इसमें अब कुछ रह नहीं गया है। अकबर के बारे में हम ऑलरेडी आपको बता ही दिए हैं कि अकबर के शासन के अंतिम दशक में क्या होता, मुगल का जो दक्कन में पदार्पण हुआ। ठीक है, तो मुगल साम्राज्य में थोड़ा सा ये भी राइट डाउन कर ही लीजिए क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि बाद में किसी प्रकार का आपको समस्या हो। ठीक है, तो अकबर के
अंतिम टाइम में क्या होता है कि जो मुगल होता है, मुगल, तो वो क्या होता है दक्कन में आता है, ठीक है। और साथ ही क्या होता है कि जो खान देश है, खान देश, खान देश, खान देश आपको मुगल एम्पायर में आ जाता है। साथ ही जो अहमदनगर रहता है, ठीक है, तो अहमदनगर का क्या होता है, अहमदनगर का आपको डाउनफॉल हो जाता है, ठीक है, वो उसका क्या होता है पतन होने लगता है, ठीक है। और इसके अलावा जो मराठा होता है, मराठा, मराठा के पास एक आप ये कह सकते हैं कि मराठा को एक मौका मिल जाता है, ठीक है, क्या मिल जाता है, एक मौका मिल जाता है, ठीक। तो ये क्या करते हैं, छोटा ही सही, छोटा ही सही, ठीक है, एक रियासत बनाने की कोशिश करने लगते हैं, कौन, जो मराठा रहता है, ठीक है। इसके अलावा जब जो ये क्या होता है कि छोटा सा रियासत का क्या क्या होता है कि निर्माण किया जाता है, तो यहाँ से एक चीज़ उभर के आता है, ठीक है, कि मुगल के अधीन जो छोटा छोटा जो जमींदार होगा, लैंडलॉर्ड होगा, वतनदार होगा, इन लोगों का क्या होगा कि इन लोगों को कहीं ना कहीं उससे खतरा होगा, ठीक है। तो शिवाजी धीरे 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 क्या करते हैं कि उन वो सारे के सारे जो व्यक्ति रहते हैं उनको क्या करते हैं, उनको स्वयं के अधीन लाने का कोशिश करते हैं। और स्वाभाविक है जब कोई आदमी क्या होगा कि आपको हेल्प करेगा, जो आप चाहते हैं वो पाने में मदद करेगा, तो आप निश्चित रूप से क्या कीजिएगा, निश्चित रूप से आप उसको मदद कीजिएगा और उसकी बातों को मानिएगा, ठीक है। चलिए, ठहर जाइए बस। देखो शिवाजी के लिए जो उस टाइम में जो भी शिवाजी के द्वारा किया जा रहा था, ठीक है, लोगों को संगठित करने को लेके स्वयं के साथ जोड़ने का, तो उनके लिए क्या हुआ कि उनके लिए वो समय बहुत ज़्यादा ही अच्छा था, ठीक है। तो इस वजह से भी क्या होता कि शिवाजी वहाँ पे सक्सेस कर जाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, ये कुछ कुछ क्षेत्र है तो दिखाएंगे हम जब आगे करवाएंगे आपको, ठीक। देख लो ये जो पिंक वाला जो क्षेत्र देख रहा है, पानीपत हो, दिल्ली हो, जोधपुर हो, उज्जैन, ठीक है, ये क्या नाम है, सीरा, नागपुर, रजतंगसंग जो भी है, ठीक है। तो ये सारा क्षेत्र क्या था, ये सारा क्षेत्र तुमको, ये सारा क्षेत्र क्या था, चलिए, तो जितना कहानी बताना था, ठीक है, वो सारा कहानी ऑलरेडी हम आप लोग को बता दिए हैं। अब काम है आप लोग का राइट डाउन करने का, अब लिखते जाइएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो बताएंगे तो ये सवाल पूछता है। जैसे अष्टप्रधान, ठीक है, तो अष्टप्रधान से सवाल पूछेगा। 70वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम प्रीलिम्स वाला हुआ तो उसमें जाके देखना, वहाँ सवाल पूछा हुआ है, ठीक है। चलो, तो राइट डाउन करो शिवाजी की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था, ठीक है, लिख लीजिए, राजनीतिक प्रशासनिक
व्यवस्था। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या देखने वाले हैं, इसमें हम लोग देखेंगे अष्टप्रधान। ठीक है, अष्टप्रधान। तो अष्टप्रधान किसको कहते थे, मंत्री परिषद को। ठीक है, मंत्री परिषद। ठीक है, तो लिखिए 1 नंबर में कारखानी, कहाँ गया कारखाने, चलो एक तो होता था पेशवा, एक एक करके हम बता देंगे। ठीक है, लिख लो पहले। एक तो होता था पेशवा। ठीक है, पेशवा क्या होता था, मुखिया यानी कि मुख। ठीक है, मुखिया एक हो गया। दूसरा में लिख लो अमात्य। अमात्य किससे जुड़े हुए थे, वित्त से। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर। 2 हो गया। इसके अलावा लिख लीजिए सुमंत। तो सुमंत किससे जुड़े हुए थे, विदेशी मामले से। ठीक है, विदेशी मामले से। 3 हो गया। चौथा में लिखिए सेनापति। तो सेनापति का कार्य क्या होगा, जो सेना से जुड़ा हुआ कार्य होगा, सेना का प्रधान, सेना का प्रधान। ठीक है, तो ये एक एक करके आप लोग राइट डाउन कीजिए पहले। कितना हो गया, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, ये 4 लिख लीजिए। इसके अलावा फिर 4 बताते हैं। हो गया, चलिए। उसके अलावा था पांचवा में कौन था, पंडित राव। ठीक है, तो पंडित राव क्या होते थे, ये राज्य के पुरोहित होते थे। ठीक है, राज्य पुरोहित। ठीक है, 6ठा नंबर पे लिखो न्यायाधीश। ठीक है, तो न्यायाधीश में कौन होते थे, न्यायाधीश में मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, चलिए। 7वां में कौन था, 7वां में सचिव। तो सचिव क्या होते थे, अधीक्षक, सॉरी अक्षर होगा, अधीक्षक। ठीक है, और 8वां कौन था, 8वां था वाक्य नवीस। ठीक है, तो वाक्य नवीस क्या होता था, वाक्य नवीस सिंपली आपको गुप्तचर होता था, गुप्तचर एवं सूचना मंत्री। ठीक है, तो ये 8 था अष्टप्रधान में। समझ गए, यहाँ तक हो गया। देखिए, जो मंत्री परिषद था शिवाजी का, केंद्रीय व्यवस्था का, तो ये मुख्य अंग था और जो अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। और इसमें क्या होता था, तो जो मंत्री का जो हेड होता था, ठीक है, जो पहला बताएं पेशवा मुखिया, तो वही क्या होता था कि वही हेड होते थे इस मंत्री परिषद के, यानी कि जो अष्टप्रधान था उसका। ठीक है, चलिए। साथ ही इनकी सहायता के लिए अन्य अधिकारी होते थे, जैसे कि सबनीस लिखवा ही देते हैं। ठीक है, सबनीस, इसका कार्य क्या होता था, इसकी जिम्मेदारी होती थी जो राज्य के दस्तावेज होता था उसको क्या करेंगे, संभाल के रखे। ठीक है, चलिए, तो लिख लीजिए सबनीस। ठीक है, तो सबनीस का क्या काम होता था,
जो राजकीय दस्तावेज होता था तो उसको क्या करना था, उसको संभाल के रखना होता था। ठीक है, इसके अलावा कारखाने, तो कारखाने का क्या काम होगा, कारखाने का काम यही होगा इसका काम था कि जो प्रत्येक विभाग था, प्रत्येक विभाग तथा सेना की जो भी आवश्यकता होती थी, ठीक है, आवश्यकता, तो उसका क्या करता था, उसका ये जिम्मेदारी लेता था। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। इसके आगे लिखिए चिटनीस। ठीक है, तो चिटनीस का क्या काम था, जो राज्य का जो आज्ञा पत्र होता था, लिख लेना यहाँ पे, राज्य का आज्ञा पत्र, यहाँ पे लिखा नहीं रहा, आज्ञा पत्र, तो उससे संबंधित कोई भी कार्य होता था तो वो किसका काम था, वो चिटनीस का था। ठीक है, यहाँ तक राइट डाउन कर लो, हो गया। चलो चिटनीस तक हो गया। चिटनीस के आगे लिखिए, चिटनीस के आगे था जमादार। ठीक है, तो जमादार का क्या काम था, जो खजाना होता था तो उसका देखरेख करना था। ठीक है, उसके बाद था पोतनीस। तो पोतनीस का क्या काम होता था, जो भी डे टू डे लाइफ का प्रति दिन का जो खर्चा होता था, खर्च, ठीक है, तो उसके लिए क्या करता था, उसके लिए धन का व्यवस्था करता था। ठीक है, धन का क्या करता था, व्यवस्था करता था। इसके अतिरिक्त दो तीन पोस्ट और था, वो भी लिखना है तो साथ में क्या करो, लिख ही लो, जैसे कि दीवान, दीवान के अलावा मजूमदार, मजूमदार के अलावा फर्नविस, फर्नविस, तो ये क्या होता था कि ये अन्य तुमको क्या होता था कि अधिकारी होता था। ठीक है, इनके अतिरिक्त छोटे छोटे स्तरों पे भी अधिकारी होते थे, जैसे कि लेखक होते थे, निरीक्षक होते थे। समझ गए। चलिए यहाँ तक हो गया। मंत्रियों की पद के बारे में बात कीजिएगा तो यदि कहिएगा तो वो वंशानुगत नहीं था। ठीक है, वंशानुगत नहीं था, तो इसका तात्पर्य ये हो गया कि जो कर्मवीर होगा तो उनको क्या किया जाता था कि उनको मौका दिया जाता था। जो आम तौर पे इनका हस्तांतरण भी क्या होता था, इनका हस्तांतरण भी होता था और इनका काम था इनको थोड़ा वेतन के बारे में लिख लीजिए। जो वेतन होता था तो इनको वेतन डायरेक्ट कहाँ से दिया जाता था, वेतन आपको डायरेक्ट जो राज्य कोष होता था, ठीक है, तो राज्य कोष से दिया जाता था। ठीक है, यहाँ तक हो गया। चलिए यहाँ तक राइट डाउन कर लीजिए, उसके आगे देखते हैं। चलिए यहाँ तक हो गया। सैनिक कार्य का बात कीजिएगा तो सैनिक कार्य से दो व्यक्ति को राहत था। ठीक है, कौन कौन, एक तो जो न्यायाधीश थे, ठीक है, एक तो जो न्यायाधीश थे और दूसरा जो पंडित राव थे। ठीक है, तो इनको क्या था कि सैन्य वाला जो कार्य होता था, सैन्य कार्य से इनको छूट दिया जाता था। सैन्य कार्य से क्या होता था कि इनको छूट मिलता था। बाद बाकी के जो भी लोग होते थे तो उनको क्या करता था, जब भी आवश्यकता पड़ता था सैन्य वाला कोई भी कार्य होता था उसको करना निश्चित रूप से पड़ता था। ठीक है, और देखो जरूरत पड़ने पे अब बोला जाएगा तो वहाँ पे तो आप करना पड़ेगा, आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप वहाँ पे भाग बिल्कुल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो केंद्र वाला हो गया। अब आते हैं
अब प्रशासनिक इकाइयाँ, ठीक है, प्रशासनिक इकाइयाँ, ठीक है, तो ये भी लिख लीजिए प्रशासनिक इकाइयाँ। तो प्रशासनिक इकाइयाँ क्या था? एक तो आपको स्वराज्य था, ठीक है, और दूसरा क्या था? दूसरा मुगलई था, ठीक है। तो इधर देख लीजिए, उत्तरी प्रांत, उत्तरी प्रांत, फिर था आपको दक्षिणी प्रांत, इसके अलावा दक्षिणी पूर्वी प्रांत, ठीक है। मराठा सूबेदार में वो जो क्या नाम है इसका, पदाधिकारी का जो हायरकी था, तो वो भी हम आपको क्या करवाते हैं, वो भी राइट डाउन करवाते, ताकि क्या यदि कहीं पूछ ले तो वहाँ पे आपको समस्या बिल्कुल नहीं हो, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया। देखो, जो मराठा लिख लेना, मराठा साम्राज्य था, तो उसमें हायरकी कैसे था? सूबे, ठीक है, इसका कर्ता धर्ता सूबेदार, फिर आता था तुमको तरफ, तरफ में होता था हवलदार, फिर आता था मौज, उसके बाद आता था गांव, और गांव का जो कर्ता धर्ता था उसको कहते थे पाटिल, ठीक है। तो ये हायरकी था, समझ गए। चलिए यहाँ तक हो गया। अब आते हैं सैन्य व्यवस्था पे। अब ज़्यादा नहीं रह गया, ठीक है। साथ में आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और बिहार कंपटीशन से जुड़े रहिए। हिस्ट्री वाला सेक्शन कर लेगा, करंट अफेयर कर लेगा और साइंस कर लेगा, तो प्रीलिम्स किसी सूरत में नहीं रुकने वाला, इतना ध्यान रखना, ठीक है। चलो सैन्य व्यवस्था लिखो। तो सैन्य व्यवस्था किस प्रकार से था? एक तो होता था सेनापति, ठीक है, सेनापति के बाद होता था तुमको सतहजारी, ठीक है, सतहजारी, सतहजारी के बाद होता था पंचहजारी, ठीक है, पंचहजारी, फिर होता था जुमलादार, जुमलादार के बाद होता था हवलदार, ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद फिर होता था तुमको घुड़सवारी, जो घुड़सवारी था वो पागन, ठीक है। उसके बाद होता था पैदल, तो इसको कहते थे पाइन, फिर होता था ऊंच, फिर होता था हाथी, उसके बाद होता था तोप। तो इस प्रकार का क्या था? इस प्रकार से तोप चलाने वाला, हाथी चलाने वाला, घोड़ा चलाने वाला, समझ गए। तो इस प्रकार से व्यवस्था किया। पंचहजारी, ठीक है, तो अब जिसके पास क्या होगा कि अब 5000 हो या फिर 2500 घोड़ा करके हो, तो इस प्रकार का व्यवस्था होगा, ठीक है। तो ये क्या था? ये सैन्य व्यवस्था था। इसके अतिरिक्त एक चीज़ और इसमें था कि जलबेरा, जलबेरा का भी गठन किया गया था, ठीक है। किसका किया गया था? जलबेरा, ये भी लिख लेना साथ में, जल बेरा का गठन, ठीक है। और साथ में क्या किया जाता था? जो मुस्लिम होता था तो मुस्लिम का भी भर्ती करवाया जाता था, ठीक है। यहाँ तक हो गया, ये हो गया। चलिए इसके आगे बढ़िए। शिवाजी के बारे में ये कहा जाता है कि जो
दुर्ग होता था, किला होता था, तो उसको वो क्या करते थे, उसको वो बहुत ज़्यादा महत्व देते थे। और उनके द्वारा क्या किया गया, लगभग बोला जाता है कि 250 दुर्गों का क्या किया गया, 250 दुर्गों का वो संचालन करते थे। ठीक है, 250 दुर्गों का क्या करते थे, संचालन करते थे। तो इसमें भी थोड़ा सा कुछ कुछ आप लोग राइट डाउन कर ही लीजिए। देखो, एक तो हम बताए हुए थे हवलदार, हवलदार। तो हवलदार का क्या काम था, इसके पास क्या होता था, जो दुर्ग होता था, किला होता था, तो उसका चाबी इसी के पास होता था, चाबी हवलदार के पास। ठीक है, उसके अलावा सबनीस के बारे में हम बताएंगे। तो सबनीस का क्या नाम था, जो राजस्व था, राजस्व से संबंधित जो भी गतिविधियां होती थी वो करता था। इसके अलावा सरनोवत, तो सरनोवत का क्या काम था, सरनोवत युद्ध से संबंधित था ये। ठीक है, युद्ध से संबंधित था। इसके अलावा था कारकुन। ठीक है, तो कारकुन का क्या काम था कि जो रोजाना लेखा जोखा होता है, ठीक है, रोजाना जो लेखा जोखा होता है, तो उसका वो क्या करे कि उसका वो देख रेख करे। ठीक है, तो ये हो गया। देखो अभी न्याय, अभी हम न्याय व्यवस्था इसमें करवा देते हैं। ठीक है, वीडियो लंबा हो रहा है तो न्याय व्यवस्था कर दे रहे हैं, पार्ट 2 कल ला के दे देंगे। ठीक है, तो कल पूरा कंप्लीट कवर हो जाएगा। तो यहाँ तक हो गया। देखो, जो भी बच्चा देखता रहता है, साथ में क्या करो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब तो करो। और एक वीडियो को क्या करोगे कि एक बार मेरी समझ में आता है उसको 2 से 3 बार देखोगे, तभी तो जाकर रिवीजन होगा। समझ गए। चलो, न्याय व्यवस्था लिख लो, ये लास्ट होगा, कल इसका पार्ट 2 लेके आएंगे। पता नहीं हमको काहे नींद उंद लग रहा है। ठीक है, न्याय व्यवस्था, तो न्याय व्यवस्था मराठा में क्या था, एक सुव्यवस्थित था, सुदृढ़ व्यवस्था था। ठीक है, तो इसमें क्या होता था, इसमें हुजूर मजलिस। ठीक है, तो हुजूर मजलिस क्या होता था, सबसे उच्च स्तर का था। और इस ये क्या कर सकता था, जो भी दीवानी और फौजदारी मामला होता था, तो ये दोनों को क्या किया जाता था, ये दोनों इसके द्वारा देखा जाता था। इसके अलावा 2 अधिकारी और भी जुड़ा हुआ था इससे। एक का नाम था सब नायक और दूसरा का नाम था महाप्रशासनिक। ठीक है, तो ये भी क्या थे, को लिख लीजिएगा, ये भी क्या थे, ये भी इसी से जुड़े हुए थे। इसके अलावा जो ग्रामीण वाला क्षेत्र होता था, यहाँ पे लिख लीजिएगा, ग्राम वाला जो क्षेत्र होता था, तो वहाँ पे फौजदारी केस यदि हुआ, फौजदारी केस, तो इसका देखा सुनवाई कौन करेगा, मुखिया। ठीक है, मुखिया करेगा। मुखिया के बारे में बोले हो तो उसको पालिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पालिट। ठीक है, और जबकि दीवानी जो मामला फंसता, ठीक है, दीवानी मामला फंसता, तो इसको गांव का ही जो पंचायत होता था, पंचायत, तो पंचायत के द्वारा क्या किया जाता था, इसको सॉल्व करवाया जाता था। ठीक है, देखो थोड़ा अब इसमें रह गया है राजस्व व्यवस्था। तो राजस्व व्यवस्था थोड़ा बड़ा है। ठीक है, चौथ है, सरदेश मुखी है, तो ये थोड़ा बड़ा है, तो ये थोड़ा करवाना। साथ में युद्ध भी हुआ। ठीक है, तो युद्ध और राज्य व्यवस्था करवा देंगे तो क्या होगा कि मध्यकालीन में जो मराठा वाला सेक्शन है वो हो जाएगा। और मॉडर्न हिस्ट्री में फिर देखते हैं ब्रिटिश से क्या होगा, भिड़ंत होगा, तो वहाँ पे आपको अलग से करवाएंगे। समझ गए। बाकी आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और मित्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, और बिहार कंपटीशन का शुरू से ही स्लोगन रहा कि यहाँ पे किसी प्रकार का आपको कोई भी धन नहीं देना है, और बीपीएससी के लिए ये पूर्णतः समर्पित चैनल है। ठीक है, तो बीपीएससी का आपको यहाँ पे शानदार तैयारी होने वाला। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्रतियोगिता दर्पण जून का हम ऑलरेडी अपलोड कर दिए, इसका भी पार्ट 2 अभी आना बाकी है, तो कल होगा तो ये भी अपलोड कर देंगे। तो मज़े में पढ़ो लिखो, खुश रहो, आबाद रहो।
धनबाद, फरीदाबाद, हैदराबाद रोड, ठीक है। चलो।